हेलो गाइस, आपका आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। ये कक्षा 9 का चैप्टर 2 है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसे हम कई भागों में कंप्लीट करेंगे। 3 या 4 भाग में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि आपको चैप्टर की छोटी छोटी बातें भी क्लियर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो विरासत थी उसमें फ्रांस के पूरी दुनिया में क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जब आई थी तो उसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। वहाँ के जो जनजीवन था उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। और जनजीवन को अस्त व्यस्त करने मतलब कि पूरे यूरोप की जो दुनिया की, यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार थे उनको एक नई दिशा प्रदान कर दी थी। और क्रांति के पश्चात यूरोप और एशिया से दुनिया के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत अधिकार, जब फ्रांसीसी क्रांति तो मानवाधिकार की घोषणा हो गई थी कि वहाँ पर सामान्य अभिव्यक्ति हो जाएगी, लोगों को कुछ कहने की छूट मिल जाती है। तो इसी तरह से तो पूरी दुनिया के लोगों में व्यक्तिगत अधिकार और शासन व्यवस्था संबंधी विषयों पर चर्चा की जाने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों ने यूरोप और रूस में समाजवाद से संबंधित कुछ नए विचारों का उद्भव के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो रूस में या यूरोप में जो सामाजिक परिवर्तन था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जो समाज में परिवर्तन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। जैसा कि आपका ध्यान होगा, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में 3 तरह के वर्ग काम करते थे, लेकिन जब क्रांति हुई तो वहाँ पे एक नए वर्ग का उदय हुआ था, इसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुछ अलग अलग उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल्स का भी जन्म हुआ था। तो आज हम इसमें वही चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलिए, यूरोप के भी लगभग सभी लोग समाज में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। इनमें से कुछ उदारवादी थे, कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ रेडिकल्स थे। अच्छा, एक बार पता है ना आपको उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल्स कौन कौन होते हैं? अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इसको। तो क्रांति का जो 20वीं शताब्दी था उसमें समाज को नया रूप देने के लिए समाजवाद के विचारों को लोकप्रिय बना दिया था। मतलब एक अब जो क्रांतिकारी थे या जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति में जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी मतलब सन 1901 से लेकर के 2000 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें समाज को नया रूप देने के लिए जो समाजवाद के विचार थे वो लोकप्रिय हो चुके थे। मतलब अब लोग सब समाजवादी चाहते थे। चलिए अब हम अगले देखते हैं, उदारवादी, रेडिकल्स, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल्स। तो दोस्तों, उदारवादी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उदारवादी होते कौन हैं? हमने जो फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि उदारवादी यानी कि समाज में परिवर्तन चाहते हैं। उदारवादी का अर्थ होता है लिबरल्स। लिबरल्स मतलब आज़ादी, कि आज़ादी चाहने वाले लोग होते हैं उदारवादी। तो सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का भी था। और ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, मतलब क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे ना। तो स्वतंत्रता में क्या होता है कि सभी धर्मों को एक समान सम्मान मिले। और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में क्या था, ईसाई धर्म का प्रभुत्व था। यूरोपीय देशों में क्या था, ईसाई धर्म का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। आपने पता था ना, फ्रांस कौन सा वर्ग था, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग किससे समझ होते हैं, ईसाई धर्म से होते हैं। तो और उदारवादी समूह क्या थे, ये वंश समूह, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित मतलब जो राजशाही सत्ता थी उसके विरोधी थे। इन्होंने व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में समर्थन दिया और सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी वकालत किया था। ये चाहते थे सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जनता की सरकार होनी चाहिए था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको याद रखिए। ये एक अच्छी, सुसंगठित और प्रशिक्षित स्वायत्त न्यायपालिका के पक्ष में थे। यानी कि अब ये न्यायपालिका चाहते थे कि भाई न्यायपालिका भी हो, विधान परिषद भी हो, विधायिका भी हो, इस तरह की सरकार चाहते थे। यह समूह लोकतंत्र नहीं था, लेकिन यह समूह क्या था, पूरा लोकतंत्र नहीं था, ना ही सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार के पक्ष में था। ये भी नहीं था कि सबको व्यस्त मताधिकार दिया जाए। जैसे कि फ्रांस में देखिए, फ्रांस में भी वो क्या चाहते थे कि केवल पुरुषों को मिलना चाहिए और जिसके पास संपत्ति केवल उन्हीं को मिलना चाहिए। तो संपत्ति वालों को चाहते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थे कि सभी को ना मत देने का पक्ष में था। इसमें वो मानना था मत देने का अधिकार केवल पुरुषों को ही मिलना चाहिए, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और केवल संपत्तिधारियों को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल संपत्तिधारियों को ही यह अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर हो गया आपको उदारवादी। चलिए इसके बाद देखते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी तो भाई बड़े खतरनाक ग्रुप था। रूढ़िवादी तो बदलाव चाहता ही नहीं था, नहीं चाहता था। रूढ़िवादी क्या था, परंपरावादी, कि जो परंपराएं चल रही वो वैसा ही चाहिए उसको। जैसा कि आपको मुझे याद दिलाएंगे, आप कौन था, ऑस्ट्रिया के जो काउंसलर थे वो कौन थे, चलिए याद दिलाना आप मुझे, ठीक है। रूढ़िवादी वर्ग और उदारवादी, रेडिकल, दोनों का ये विरोधी था। इसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात भी इनकी सोच में परिवर्तन आता है। जब फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है उसके बाद में सोच में परिवर्तन आता है। 19वीं सदी तक इनके विचार बदलते हैं और इन्हें लगता है कि परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन कैसे, अतीत का सम्मान करते हुए ये परिवर्तन चाहते, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, धीमे धीमे परिवर्तन होना चाहिए।
इसके बाद आता है आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या था? ये तीव्र था। रेडिकल्स कहता था कि महिला अधिकारों को, ये इन्होंने महिला अधिकारों का समर्थन दिया और विभिन्न मताधिकार, यानी कि विभिन्न मताधिकार मतलब सफरगेट। सफरगेट का मतलब क्या होता है कि मतलब लोगों को सभी को मताधिकार होना चाहिए, वयस्क मताधिकार, कि जितने भी वयस्क लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबको अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने ऐसे मूवमेंट भी काफ़ी चलाए। तो रेडिकल समूह ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो जहाँ जनसंख्या के बहुमत पर समर्थन आता है। जनसंख्या के बहुमत पर, तो जनसंख्या से याद रखें, ये लोग सभी लोगों को वोट देने के लिए राजी थे, सभी को चाहते थे कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए। और ये समूह निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था। ये समूह क्या था? निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, जबकि कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण होने का विरोध आवश्यक था। ये कहता था कि भाई निजी संपत्ति का विरोधी नहीं था, सबके पास निजी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वह संपत्ति कुछ ही लोगों के पास केंद्र हो, उसका विरोध ये करता था। ठीक है, चलिए अब आगे आता है आपका यूरोपीय औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। मतलब यूरोप में किस तरह औद्योगिक समाज हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ। तीनों समाज आप समझ गए, उदारवादी, रूढ़िवादी एंड रेडिकल्स। औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप में नए शहर, नए औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे स्टेशन का विकास होता है। औद्योगिकों से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को कारखानों में काम भी मिल जाता है, लेकिन बेरोजगारी की अवस्था समान बनी रहती है। अब बेरोजगारी कैसे लगी कि लोग कम मजदूर में अधिक समय तक काम करने को वश हो जाते हैं। मतलब जनसंख्या ज़्यादा थी, तो औद्योगिकरण भी होता है, उद्योग भी बनते हैं, फैक्ट्रियाँ भी लगती हैं, नए नए कारखाने भी लगते हैं, रेलवे स्टेशन भी लगते हैं, काम भी मिलता है। और काम मिलने के बावजूद भी बेरोजगारी की जो अवस्था वो बनी रहती थी, और जिसके कारण लोगों को कम मजदूर में ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, तेज़ी से बढ़ते शहर। शहर क्या थे? वो तेज़ी से फैल रहे थे, बस रहे थे, और लोगों की जो आवाज़ की समस्या थी वो भी बढ़ रही थी। जनजीवन, लोगों का अस्त, जब लोगों की समस्याएं बढ़ेगी, उनको रहने के लिए आवास नहीं मिलेगी, तो उनका जनजीवन कैसा हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब अधिकांश जो उदारवादी और रेडिकल्स थे, जो निजी संपत्ति के ज़्यादा विरोधी नहीं थे, इनके पास क्या था? स्वयं की संपत्ति थी, और इनके अपने अपने कर्मचारी भी थे। इनका संपत्ति कैसी थी? ये व्यापार करते थे, औद्योगिक व्यवसाय के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इनका विश्वास ये था कि यदि मजदूर स्वस्थ हो या नागरिक पढ़े लिखे हो, तो इस व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत प्रयास, श्रम या उद्यमशीलता में विश्वास। ये चाहते थे कि यदि व्यक्ति अपने आप प्रयास करेगा और वो मेहनत करेगा और फैक्ट्री लगाएगा, इनके पैसों का निवेश करेगा, तो उसकी जो संपत्ति वो बढ़ सकती है, ऐसा इनका विश्वास था। अगला प्रश्न आता है, अगला टॉपिक आता है आपका उदारवादी और रेडिकल समूह के लोग क्या थे। उदारवादी और जो रेडिकल समूह के लोग थे, ये सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के पक्ष में थे। ये चाहते थे सभी लोगों को व्यक्ति मिले और सभी की स्वतंत्रता हो जाए। इनके अनुसार गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है, बिना किसी रुकावट के कार्य करने का अवसर दिया जाए। कि जो गरीब लोग हैं उन्हें रोजगार मिल जाए, और जिनके पास पूंजी है उन्हें कोई रुकावट ना मिले, वो उन्हें अवसर देते रहना चाहिए। और यही कारण था बहुत से कार्यरत स्त्री पुरुष रेडिकल्स लोगों के पक्ष में लामबद्ध थे। और यही कारण था जिनके विचार थे, इन विचारों को देखते बहुत सारे लोग रेडिकल्स के प्रति ही लामबद्ध हो चुके, मतलब ये सब रेडिकल्स का प्रयोग करने लगे थे। और जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे, वो क्रांति के ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। कैसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे? जिसमें समान अधिकार प्राप्त हो। यहाँ पे इटली के राष्ट्रपति गैसेपी मैजिनी ने भी 1815 के पश्चात राष्ट्रवादियों को मिलकर ऐसे ही इटली के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जहाँ पे सबको समान अधिकार प्राप्त हो, यानी कि एक ऐसे राष्ट्र के, एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करना चाहते थे। अगला आता है यूरोप में समाजवाद का आगमन। कि यूरोप में समाजवाद किस तरह से आता है, आने का कारण क्या था? जब समाज का जो पुनर्गठन होता है, उसकी सबसे दूरगामी दृष्टि जो थी वो क्या थी? समाजवाद थी। समाजवाद किसी एक अच्छे समाज की संरचना। अच्छा समाज क्या है? जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, संपत्ति पर सभी का अधिकार हो, उसे हम अच्छा समाज कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में फैले समाजवादी विचारों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर संपत्ति को कहाँ होना चाहिए? सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। संपत्ति को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा विचार लोगों में आने लगा था। यानी कि संपत्ति पर सभी का अधिकार होगा, सामूहिक रूप से अधिकार होगा। समाजवादियों के विचार, कौन कौन से समाजवादी थे? पूछा जाता है प्रश्नों में कि इंग्लैंड को उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था? एक नया समन्वय, न्यू हार्मोनी के नाम से एक समुदाय की रचना का प्रयास किया था, और इनका प्रयास इंडियाना नामक यूएसए के प्रांत में किया गया था। यूएसए का एक प्रांत था, कहाँ पर? इंडियाना में इनका प्रयास किया गया था। क्या नाम था? नया समन्वय। पूछा जाता है कि नए समन्वय के नाम से समुदाय की रचना किसने की थी? रॉबर्ट ओवेन ने की थी। ऐसे एक फ्रांसीसी समाजवादी थे लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार के द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि सरकार कोऑपरेटिव जो उद्योग से, सहकारी संस्थाएं जो है, इनको बढ़ावा दे और पूंजीवादी उद्यम को हटाया जाए, पूंजीवादी उद्योगों को हटाया जाए। सामूहिक उद्यम में ऐसे लोग सम्मिलित थे जो मिलकर वस्तुएं बनाते थे और उनसे होने वाले लाभ को भी आपस में बांट लेते थे। सामूहिक क्या होता है? कोऑपरेटिव संस्थाएं क्या होती है कि भाई कुछ लोग इकट्ठा होंगे, वो अपना
मिलकर के काम करेंगे, उस काम में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। ऐसा होता था कोऑपरेटिव संस्थाएं या सामूहिक संस्थाएं। अगला प्रश्न अगला टॉपिक आता है कोल मार्क्स। कोल मार्क्स ऐसे दार्शनिक थे, इनका विचार था कि औद्योगिक समाज कैसा पूंजीवादी समाज, ये औद्योगिक समाज को पूंजीवादी कहते थे और फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है। पूंजीपतियों को जो लाभ प्राप्त होता है, इनका कहना था कि वो होता तो मजदूर की मेहनत से है और मजदूर की स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक पूंजीपति या वर्ग जो है वो फैक्ट्री से स्वयं लाभ कमाते रहेंगे। मार्क्स का ये मानना था कि जो पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराना चाहिए, कि स्वयं को क्या करना है, पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराना है और एक अलग समाज की स्थापना करनी होगी और एक ऐसा समाज होगा जिसमें संपूर्ण संपत्ति पर संपूर्ण साम्राज्य का नियंत्रण होगा। और इस समाज को उन्होंने एक नाम दिया था साम्यवादी समाज या कम्युनिस्ट सोसाइटी। उन्हें विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में कौन सा वर्ग, मजदूर वर्ग ही विजयी होगा। ऐसा ये चाहते थे, मजदूर वर्ग ही विजय होगा। मजदूर वर्ग के समाज को क्या कहा इन्होंने, साम्यवादी समाज। मार्क्सवादी विचार से समर्थित थे फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा था कि मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को समाप्त करना होगा। मजदूरों को क्या करना होगा, पूंजीवाद और निजी संपत्ति के समाज शासन को समाप्त करना होगा, ऐसा इनका विचार था। समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन कहाँ से मिला लोगों को, अगला आ जाता है समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक तक जो समाजवादी लोग थे, इन्होंने अपने प्रयासों से समन्वय के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी। पूछा जाता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसने बनाई थी, ये समाजवाद में बनाई थी, 1870 के दशक में बनाई थी। इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे वो अपनी कार्यस्थिति और जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। अब इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर दोनों ने भी अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए और संकट के समय संकट के सदस्यों की मदद के लिए कोष भी स्थापित किए गए, यानी कि फंड्स भी स्थापित कर दिए और साथ ही उन्होंने कुछ कार्य घंटों में कमी और मताधिकार के लिए मांगे शुरू कर दी। जब संगठन बन जाते हैं तो संगठन बनने के बाद यूनियंस हो जाती हैं, यूनियंस हड़तालें करने लगती है और उनके पास कोष में रहती है। यदि किसी कर्मचारी को चोट लग जाती है, उसे इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे उस कोष से उसको हेल्प दी जाती थी। और साथ साथ इन्होंने हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों से कार्य के घंटों में कमी करना और मताधिकार की मांगें भी शुरू कर दी थी। इसी तरह से कौन कौन सी हुई थी, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP के साथ इन संगठनों ने शुरू कर दिया, तो इन्हें संसदीय चुनाव में भी सीट दिलाने में मदद कर ली थी। ब्रिटेन के समाजवादी और यूनियन आंदोलनकारियों ने वर्ष 1905 में लेबर पार्टी के नाम से और फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अलग अलग पार्टी बन गई थी। जर्मनी की पार्टी क्या थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन की पार्टी लेबर पार्टी और फ्रांस की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी। 1914 तक यूरोप के कहीं भी समाजवादी सरकार के गठन में तो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन स्वयं को मजबूती से संसदीय राजनीति में प्रस्तुत इन्होंने कर लिया था। क्या कहते हैं, स्वयं को मजबूती से संसदीय राजनीति में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था, यानी कि लोगों में इनकी पैठ आने लगी थी। अब यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स आता है, चेक पॉइंट्स को आप स्वयं करेंगे, बाकी फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। रूढ़िवादी किस वर्ग का विरोधी था, आपको बता दिया है। नया समन्वय समुदाय की रचना का प्रयास किसने किया था, ये भी आपको बताया है। कोल मार्क्स के द्वारा नए समाज की परिकल्पना की गई थी। कोल मार्क्स ने किस समाज की परिकल्पना की थी, कम्युनिस्ट समाज की परिकल्पना की थी ना। और किस वर्ष यूरोप में समाजवादी सरकार के गठन में सफल नहीं हो पाए थे, किस वर्ष तक, 1914 तक तो नहीं हो पाए थे। चलिए ठीक है, आज तक का इतना ही है, बाकी इससे आगे अगली वीडियो में। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में जरूर पास करें। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।